everyone, welcome to Enrich Academy. Today we will do the topic of IFRS 1, that is first time adoption of International Financial Reporting Standards. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पब्लिश होने से पहले हर कंट्री के कुछ अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स थे जो वो यूज़ करते थे अपनी रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग के लिए। पर इसकी सबसे मेन ड्रॉबैक क्या थी कि अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज स्टेटमेंट्स कंपेरेबल नहीं थी, कि जो इन्वेस्टर्स पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना। बट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ IFRS एक यूनिफॉर्मिटी आ गई रिपोर्टिंग में, और इसकी वजह से सारी कंट्रीज़ को अपने प्रीवियस नेशनल स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज करना पड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड से IFRS में कन्वर्ज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, इसलिए IFRS 1 हमें एक मेथोडोलॉजी प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करने में। IASB published IFRS 1 in 2001. IFRS deals with first time adoption of international reporting standards. So what is IFRS 1? IFRS 1 sets out the procedures that an entity must follow when it adopts IFRS for the first time as the basis for preparing its general purpose financial statements. कि जब हम फर्स्ट टाइम अपनी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ IFRS, तो हमने जो गाइडलाइंस और प्रोसीजर फॉलो करना है वो हमें बताता है IFRS 1. If an entity is preparing its financial reports under an accounting framework other than IFRS and decides to change to IFRS, then it has to comply with requirements stated in IFRS 1. कि अगर कोई भी एंटिटी है वो IFRS के अलावा किसी और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग कर रही है और अब वो डिसाइड करे कि वो IFRS में कन्वर्ज करेगी, तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना पड़ता है जो कि IFRS 1 में स्टेटेड है। स्कोप ऑफ IFRS 1: जो एंटिटी फ़र्स्ट टाइम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को IFRS के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करती है उसको हम फर्स्ट टाइम अडॉप्टर कहते हैं, और फर्स्ट टाइम अडॉप्टर शुड यूज़ IFRS 1 in preparing their opening IFRS statement of financial position. Objectives of IFRS 1: सबसे मेन ऑब्जेक्टिव IFRS 1 का है ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी लेके आनी। सेकेंडली, एक सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करना एंटिटी को फॉर अकाउंटिंग अंडर IFRS 1। एंड थर्डली, इतने बेनिफिट्स लेके आना जो कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन से एक्सीड करें। रिकॉग्निशन: वो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना जो IFRS परमिट करता है, वो सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डी रिकॉग्नाइज करना है जो IFRS नहीं परमिट करता। और थर्डली, रीक्लासीफाइड आइटम्स: कुछ आइटम्स ऐसी हो सकती हैं जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अंडर कोई और एसेट या लाइबिलिटी के अंडर आती थी और न्यू IFRS के अंडर वो डिफरेंट आइटम है, तो उसको रीक्लासीफाई करना पड़ सकता है। लास्ट, अप्लाई IFRS इन मेजरिंग ऑल रिकॉग्नाइज्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। Opening IFRS statement of financial position: at the time of transition to IFRS, फर्स्ट टाइम अडॉप्टर्स को एक ओपनिंग IFRS स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है, उसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम अडॉप्टर्स: एन एंटिटी शैल यूज़ द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ इन द ओपनिंग IFRS बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पीरियड्स एंड करंट पीरियड। कि कोई भी ओपनिंग IFRS बैलेंस शीट बन रही है, चाहे कंपैरेटिव पीरियड की स्टेटमेंट बन रही है या फिर करंट पीरियड की, वो सबके लिए सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ करनी है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ ऑल IFRS: रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब होता है एप्लीकेशन फ्रॉम पास्ट डेट। IFRS 1 के अंडर एंटिटीज़ को अपनी प्रीवियस पीरियड की स्टेटमेंट्स को भी इन अकॉर्डेंस विद IFRS बनाना पड़ता है। इसका मेन रीज़न है कंपेरेबिलिटी के लिए, कि प्रीवियस पीरियड और करंट पीरियड की स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना ईजी हो जाए। पर इसके टू टाइप्स की एक्सेप्शंस भी प्रोवाइडेड है, जो कि हैं ऑप्शनल एक्सेप्शंस एंड मैंडेटरी एक्सेप्शंस। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर: फर्स्ट कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन: एंटिटी की जो फर्स्ट IFRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें ये भी इंक्लूड होना चाहिए। 3 स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, 2 स्टेटमेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, 2 सेपरेट इनकम स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, 2 स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड रिलेटेड नोट्स। एक्सप्लेनेशंस टू ट्रांजिशन टू IFRS: जब हम प्रीवियस कैप से IFRS में कन्वर्ज करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, और इस इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए कुछ सीरीज़ ऑफ रिकन्सिलेशन यूज़ होती हैं। और जो इक्विटी रिपोर्ट की थी अंडर प्रीवियस कैप और जो इक्विटी रिपोर्ट की है अंडर IFRS, उसको रिकनसाइल करना पड़ता है इन फॉलोइंग डेट्स पे: डेट ऑफ ट्रांजिशन टू IFRS, एंड ऑफ लेटेस्ट पीरियड प्रेजेंटेड इन एंटिटीज़ मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द इंडियन गैप।
नेक्स्ट है डिस्क्लोजर्स कि क्या क्या डिस्क्लोज करना है एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यूज़ ऑफ फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट, अगर एंटिटी अपनी कॉस्ट की जगह फेयर वैल्यू को यूज़ कर रही है किसी भी आइटम के लिए तो उसको डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है। सेकेंडली, जब ट्रांजिशन करते हैं आईएफआरएस में तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, फाइनेंशियल पोजीशन पे और कैश फ्लो पे, इसको भी एक्सप्लेन करना और डिस्क्लोज़ करना मैंडेटरी है। एंड थर्डली, एटलीस्ट 1 ईयर की कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो एक एग्जांपल है, एबीसी लिमिटेड डिसाइडेड टू अडॉप्ट आईएफआरएस फ्रॉम द ईयर 2015-16। सो फर्स्ट ईयर ऑफ रिपोर्टिंग क्या होगा, 1 अप्रैल इन ऑनवर्ड्स जो स्टार्ट होगा। डेट ऑफ अडॉप्शन कि जिस दिन उन्होंने अडॉप्ट किया, मतलब 1 अप्रैल 2015। डेट ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग हमेशा लास्ट डे पे होती है, तो इस ईयर का लास्ट डे 31 मार्च 2016। कंपैरेटिव ईयर, इस ईयर के 1 साल पहले 2014-15, जिसकी इन्फॉर्मेशन इस पीरियड के साथ कंपेयर होएगी। डेट ऑफ ट्रांजिशन, बिगनिंग ऑफ अर्लीस्ट पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर, 2014-15 जो कंपैरेटिव ईयर है उसका बिगनिंग की डेट, मतलब 1 अप्रैल 2014। सो दिस वॉज ऑल अबाउट IFRS 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।